अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एयरवे मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। एयरवे मैनेजमेंट में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है सक्शनिंग। ठीक है, सक्शनिंग में क्या होता है और सक्शनिंग क्या प्रोसीजर है इसका, क्यों करते हैं, किन पेशेंट्स की करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सक्शनिंग हम तब करते हैं कि जब हमारे जो एयरवे होते हैं ना उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, सिक्रीशन जो होती है ना आपके एयरवे के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उन सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए जाहिर सी बात है, जब हमारे एयरवेज हैं, एयरवे कौन कौन से हैं, ठीक है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, जब आपके एयरवेज के अंदर सिक्रीशन हो जाती है और इनफेक्टिव कफ होती है तो जाहिर सी बात है सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी कॉज करेगा। तो उसकी ईज़ के लिए आप क्या करते हो कि उन सिक्रीशंस को रिमूव कर देते हो। उन सिक्रीशंस को कैसे रिमूव करते हो, किस प्रोसेस के थ्रू करते हो, उसको हम लोग कहते हैं सक्शनिंग कहते हैं। ठीक है, सक्शनिंग में आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, एक आरटीज जो होती हैं रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट वो करते होती हैं ये सक्शनिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, आपके पास एक सक्शनिंग मशीन होती है। ठीक है, आईसीयूज़ वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है उसकी सक्शनिंग हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एक सक्शनिंग मशीन होती है, उसके थ्रू आपने नेगेटिव प्रेशर जो है वो अप्लाई करना होता है पेशेंट की जो भी उसको आर्टिफिशियल एयर में पास किया हुआ है उसके थ्रू। ठीक है, तो अगर आपके पास होना चाहिए एक वो मतलब मशीन होनी चाहिए और आपके पास कैथीटर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर साइज़ का कैथीटर 22 इंच का आई थिंक होता है, तो वो कैथीटर आपके पास होना चाहिए, सक्शन कैथीटर जिसको कहते होते हैं। यंकर कैथीटर हम उसके लिए यूज़ करते होते हैं ओरल सक्शनिंग के लिए, और दूसरा एक कैथीटर होता है जो उसके लिए इनलाइन सक्शन के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा वाला। अच्छा, तो उसके अलावा आपके पास नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, बाइकार्ब होनी चाहिए। अगर सक्रीशन आपकी बहुत ज़्यादा ठीक है तो आप बाइकार्ब यूज़ करते हो, तो उसके थ्रू ये होता है कि आपकी थिन हो जाती है सक्रीशन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन को यूज़ करते हो आप। अच्छा, प्रोसीजर क्या है कि आप ले आए हो वो सक्शन मशीन। ठीक है, पेशेंट की सक्रीशंस हैं, पेशेंट वेंट पे है, ठीक है, तो आप ओपन सक्शनिंग कर रहे हो लेट सपोज। ठीक है, तो आपने पेशेंट का जो वेंटिलेटर है ना वो वेंटी सर्किट उसको हटाना है। सब पहले क्या करना है कि आपने अपना जो सामान है ना आपका वो पूरा होना चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने वो जो सक्शन मशीन है वो उसको ऑन करना है, उसको प्लग लगाना है। ठीक है, और वो आपका जो होगा ना उसका प्रेशर चेक कर लेना। आपको पता है कि एडल्ट के लिए 120 to 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आपका जो है वो प्रेशर होता है। सक्शन प्रेशर जो होता है, नेगेटिव प्रेशर एयरवे पर अप्लाई करना होता है ये वाला। ठीक है, और आपने क्या करना है कि आप अपना जो है कैथीटर अटैच करने से पहले ना आपने अपने थंब के साथ ना उसकी पोर्ट को लगा के चेक कर लेना है कि प्रेशर जो है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो या फिर आपने कोई भी नॉर्मल सलाइन है या वाटर है उसके थ्रू एस्पिरेट करके आपने चेक कर लेना है प्रेशर। ठीक है, फिर क्या करना है कि जब आपको लगे कि ठीक है, फिर आपने वो ले लेना है अपना कैथीटर, उसको उसके साथ अटैच कर देना है। ठीक है, वो पोर्ट सी होगी उसके साथ, मशीन के साथ लगी, उसके साथ अटैच कर लेना है। फिर क्या करना है कि एक आपके साथ असिस्ट करने के लिए एक बंदा होना चाहिए। उस आपने पेशेंट को ना सक्शनिंग करने से पहले उसको प्री ऑक्सीजनेट कर देना है, 100% उसको ऑक्सीजनेट कर देना है। ठीक है, ऑक्सीजन का बूस्ट देना है उसको। ठीक है, और साथ साथ ड्यूरिंग दी प्रोसेस आपने उसकी सैचुरेशन भी चेक करते रहना है। सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है ना तो आपने उसको भी बैलेंस कर, साथ साथ अगर ऑक्सीजन बड़ी कम हो गई तो ऑक्सीजन का उसको बूस्ट दे देना है, FiO2 वगैरह बढ़ा देनी है। ठीक है, फिर आपने जो पेशेंट दूसरा होगा, जो दूसरा आपके साथ आपका असिस्टेंट होगा, आपको असिस्ट कर रहा होगा, आपने उसको कहना है कि पेशेंट को जब वो एम्बो करेगा ना, अगर एम्बो बड़ा ज़्यादा हार्ड है ना, इट्स मीन कि उसके अंदर सिक्रीशन है और सिक्रीशन बड़ी थिक है। ठीक है, तो फिर सिक्रीशन है इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है हार्ड एम्बो का। एम्बो भी जब करना है ना, एम्बो पता है आपको कैसे करते हैं, जब एक दफ़ा यूँ करके आपने अप्लाई किया ना तो उसको डिफ्लेट होने तक उसको छोड़ना है। कुछ लोग होते हैं वो आधा हाफ कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एम्बो करना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि वो जो सेकंड पर्सन होगा जिसके पास कैथीटर होगा, आपने क्या करना है कि उसका वेंटी सर्किट हटाना है। ओपन जब आप कर रहे होंगे तो वेंटी सर्किट को हटा के आपने उसके अंदर अपना कैथीटर जो है वो उसको प्लेस कर देना है, और उसको बहुत ज़्यादा भी मतलब डीप नहीं लेके जाना आपने। ठीक है, तो आपने ना क्या करना है कि उसको लेके जाना है अंदर, जब आप ईटीटी के अंदर उसको लेके जाओगे। फिर उसके बाद आपने ना जब उसको बाहर निकालना है ना तब आपने ऊपर से सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है और उसको जो है वो
बाहर निकालो, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर सारा मशीन ने काम करना होता है। नेगेटिव प्रेशर के थ्रू आपने उसको अपनी जो सिक्रीशंस होगी उनको निकालना है। फिर उसके बाद आपने उसको क्या करना है कि कोई नॉर्मल सलाइन कह रही हूँ, वो क्या होता है आपके पास, कोई वाटर वगैरह रख लें, ठीक है। उसमें आप अपने जो है वो कैथीटर को जो है वो उसको करना होता है, क्लीन करना होता है और नेक्स्ट दोबारा से कंटिन्यू करना होता है। लेकिन जब मुँह की कर रहे हो ना, तो फिर आपने यंकर कैथीटर यूज़ करना होता है और उसको जहाँ पे सिक्रीशन आपको ज़्यादा लगे ना, वहाँ पे उसको घुमा के तो फिर आपने उसको बाहर निकाल लेना होता है। और अगर सिक्रीशन हैं उसके अंदर और फिर आपने अपने साथ वाले को कहना है कि नॉर्मल सलाइन जो है वो उसके अंदर इंजेक्ट करो, उसके वेंटी सर्किट के अंदर, और साथ ही आपने कैथीटर जो है वो उसको अंदर लेके जाना है। अगर फिर भी आपका कैथीटर नहीं जा रहा ना, तो फिर आपने क्या करना है कि उसके साथ लाइडोकेन जो कि लोकल एनेस्थीसिया होता है उसको लगा लेना कैथीटर के साथ, फिर इजीली आपका कैथीटर अंदर चला जाएगा। तो ये हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सक्शनिंग में सबसे पहले क्या होती है कि कब करती हैं, जब एयरवे आपकी एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है? ये सिक्रीशंस के अकैमुलेशन होने की वजह से होती है, ठीक है। जब सिक्रीशंस जो होती है ना वो अकैमुलेट होना शुरू हो जाती है, सिक्रीशन आपकी एयरवे के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उन सिक्रीशन की रिमूवल के लिए आप सक्शनिंग करते हो। रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस को आप कहते हो सक्शनिंग, ठीक है। अच्छा, सक्शनिंग के लिए कौन से कैथीटर यूज़ करते हो? ठीक है, एक यंकर होता है आपका, दूसरा आई थिंक नेटल होता है, फ्लेक्सिबल कैथीटर उसके अंदर ईगन्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कैथीटर है और यंकर आपका सॉलिड कैथीटर है, ठीक है। और इसको आप ओरल, ठीक है, या फिर अपर एयरवे की जब सक्शनिंग कर रहे होते हो ना तब इसके यूज़ करते हो। इसको लोअर एयरवेज की जो सक्शनिंग होती है ना उसके लिए फ्लेक्सिबल कैथीटर को यूज़ करते हो, ठीक है। एंडोट्रेकियल सक्शनिंग में क्या होता है कि इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। जो आपकी एंडोट्रेकियल सक्शनिंग होती है ना, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग ईटीटी के थ्रू जो आप कर रहे होते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से दो मेथड्स होते हैं? टू मेथड्स में एक होती है आपकी ओपन एंड सक्शनिंग, जो मैंने आपको अभी अभी बताई ना, जिसमें आप वेंटी सर्किट जो है वो हटाते हो और फिर आप पेशेंट की सक्शनिंग कर रहे होते हैं ना, वो ओपन एंड सक्शनिंग होती है। और दूसरी होती है क्लोज सक्शनिंग, ठीक है। क्लोज सक्शनिंग, ये इनलाइन सक्शनिंग इसको कहते होते हो, ठीक है। ये इसमें ना आप पेशेंट का वेंटी सर्किट नहीं हटाते हो, ठीक है। पेशेंट वेंटिलेटर पर ही होता है और उसको वेंटी सर्किट को विदाउट उसको मतलब के रिमूव किए आप सक्शनिंग कर रहे होते हो, ठीक है। इसमें ये वाली ओपन एंड वाली जो होती है ना, ये मोस्टली ट्रेकोस्टमी ट्यूब जिन पेशेंट को पास की भी होती है ना, उनके अंदर आप ओपन एंड सक्शनिंग कर रहे होते हो। और जो क्लोज वाली सक्शनिंग होती है ये आपके वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया जो होता है ना उसके रिस्क को कम कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपके पास दो और मेथड होते हैं जिसमें आपके पास आ जाती है डीप सक्शनिंग और शैलो सक्शनिंग, ठीक है। डीप सक्शनिंग, डीप सक्शनिंग। अच्छा, डीप सेक्शन में क्या होता है कि आप ना अपना कैथीटर जो होता है ना उसको लेके जाते हो, बिल्कुल डीप लेके जाते हो और 1 सेंटीमीटर मतलब टच करते हो आप ट्रैकिया को, फिर आप मूव करते हो 1 सेंटीमीटर और फिर आप अपनी 1 सेंटीमीटर बैक मूव करते हो और फिर आप अपनी सक्रीशन जो होती है ना उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और जो शैलो सक्शनिंग होती है ना वो और आप ज़्यादातर प्रेफर करते हो उनके अंदर, छोटे बच्चों के अंदर। वैसे ईगन्स पे लिखा हुआ था मेरे ख्याल से डीप सक्शनिंग भी उनके अंदर होती है, लेकिन शैलो सक्शनिंग जो है वो बच्चों के अंदर और नियोनेट्स चिल्ड्रंस के अंदर, नियोनेट्स के अंदर, ठीक है, शैलो सक्शनिंग। अच्छा, इंडिकेशंस क्या है कि आपको कब करनी चाहिए ये जो सक्शनिंग है ना वो कब करनी चाहिए? एक तो एयरवे की जब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, तब करनी चाहिए, ठीक है। इंडिकेशंस आपको पता है वो भी तो कर सकती है, ये आपके जो ईटीडी को ब्लॉक कर सकती है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए भी आप कर सकते हो। तो आपने पेशेंट को असेस कर लेना है, फिर आपने करनी है ये। अगर उसको हो रहा होगा ना ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म या फिर हाइपोक्सीमिया, इसकी वजह से हो सकता है सेक्रेशन से अकम्युलेट होने की वजह से आप रोंकाए की साउंड आ रही है, ठीक है, अब नॉर्मल साउंड्स आ रही है, अस्कल्टेट करके देख लेना है, फिर आपने इसकी करनी है सक्शनिंग, ठीक है। और इसके बाद आपने अपना इक्विपमेंट चेक कर लेने, आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स में आपके पास ना गूगल्स होने चाहिए, ठीक है, गूगल्स, मास्क होना चाहिए आपके पास, ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद आपके पास एडजस्टेबल रेगुलेटर्स होने चाहिए, कैथीटर आपका बिल्कुल स्टेराइल कैथीटर होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ऑक्सीजन सोर्स होना चाहिए, वही एम्बो जो है, ठीक है, ऑक्सीजन सोर्स होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। कार्डिक मोनीटर लगा तो होता है वेंट वाले पेशेंट के साथ वैसे, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर आपने सैचुरेशन वगैरह चेक करने के लिए रख लेना है। स्ट्रेथ होनी चाहिए जिसके थ्रू आपने ये रोंकाई वगैरह इस तरह के अब नॉर्मल साउंड को कर लेना है। या कप होना चाहिए आपके पास स्पूटम को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, स्पूटम सैम्पलिंग के लिए भी तो समटाइम करते हो ना। तो आप सक्शनिंग में कौन सा प्रेशर यूज़ करते हो, तो नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। वेंट पे कौन सा प्रेशर देते हो पेशेंट को, पॉजिटिव प्रेशर, तो ये नेगेटिव प्रेशर आप यूज़ करते होते हो सक्शनिंग करने के लिए। अच्छा, कितना प्रेशर होता है बच्चों के अंदर, अच्छा चिल्ड्रंस के अंदर जो होता है ना ये सक्शनिंग प्रेशर, वो कितना होता है 100 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और एडल्ट्स के अंदर 120 to 150। नियोनेट्स के अंदर कितना होता है जी 80 to 100 नियोनेट्स। एडल्ट्स के अंदर आपने लेस देन 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपने करना होता है सिलेक्ट, ठीक है। तो 22 इंच का आपने कैथीटर यूज़ करना होता है जब आपने सक्शनिंग करनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसका कैथीटर का साइज़ आप कैसे मेजर करते हो, ठीक है। साइज़ ऑफ कैथीटर को आपको मेजर करना होता है कि जो आपका एयरवे होता है ना, जो आपका ईटीटी होती है, ठीक है, ईटीटी का जो इंटरनल डायमीटर होता है ना, इंटरनल डायमीटर ऑफ योर ईटीटी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ, फिर उसमें से आपने 2 को माइनस कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपकी 6 की ईटीटी है तो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये 12 था तो आपका 10 का कैथीटर यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 8 का है तो फिर आपने क्या करना है 14 का कैथीटर यूज़ कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और ईटीटी जो होती है वो आपको पता है उसके अंदर मेल के अंदर 8 to 8.5 की आप यूज़ करते हो, फीमेल के अंदर 7 to 7.5 की यूज़ करते हो ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी इनलाइन सक्शन कैथीटर होता है ना, क्लोज सक्शनिंग जो कर रहे होते हो वो वेंटिलेटर पेशेंट पे जो होते हैं ना, वेंट पे पेशेंट होते हैं उनकी कर रहे होते हो। और नॉर्मल सलाइन को आपने यूज़ करना होता है, नॉर्मल सलाइन को किस लिए यूज़ करना होता है, सक्रेशन को थिन करने के लिए। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन के अलावा आप बाई का आपको यूज़ करते हो, बाई का आपको कितना यूज़ करते हो 2 ml तक यूज़ करते हो। फिजिशियन की ये जो है वो उसके कहने के मुताबिक, ठीक है, उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग एसिटाइलसिस्टीन को यूज़ करते हो, ये भी सक्रेशन को थिन करता है, ठीक है। सक्शन प्रेशर को आपने चेक करना होता है बाय क्लोजिंग द थंब पोर्ट, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि उसको आपने चेक कर लेना होता है, और या एस्पिरेट करना होता है स्टीराइल वाटर या सलाइन को बेसिन से। इसके अलावा आपकी ये तो थी ओपन सक्शनिंग जब आप करते हो तो ये वाली सारी आपकी इंडिकेशन होनी चाहिए। जब आपने क्लोज सक्शनिंग करनी है तो तब आपकी क्या क्या इंडिकेशन होनी चाहिए, कब करनी है आपने क्लोज सक्शनिंग, ठीक है। क्लोज सक्शनिंग जब आपका पेशेंट जो है वो हीमोडायनामिकली इंस्टेबल हो, ठीक है, हीमोडायनामिक इंस्टेबल, ठीक है, इंस्टेबिलिटी हो उसकी विद वेंटिलेटर डिस्कनेक्शन, या उसको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो उसको कोई, या आपका पेशेंट जो है ना उसको मतलब मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट है और उसकी जो पीप है ना, पीप क्या होती है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है, ठीक है। और मतलब आपके एल्वेलाई के अंदर जो प्रेशर होता है, मतलब जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता वैसे ही ये जो मतलब जब रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है जो आपके वॉल्यूम के अंदर एंड पे रह जाता है, जितना भी आप मैक्सिमम एक्सेल कर लेते हो उसके बाद भी जो आपके लंग के अंदर वॉल्यूम रह जाता है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और पीप वो प्रेशर होता है कि आप जब मैक्सिमम प्रेशर जो है वो मतलब निकाल देते हो उसके बाद एंड पे भी जो प्रेशर आपके एल्वेलाई के अंदर बचता है उसको कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कहते होते हैं, ठीक है। और ये आपका जब बिलो 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है ना तो तब आपने क्लोज सक्शनिंग करनी होती है। या फिर आपका जो मीन एयरवे प्रेशर होता है, आपकी जो सारी जो है वो होल जो है ना आपकी एयरवेज उनके अंदर जो प्रेशर होता है ना वो जब 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो होता है ना उससे कम हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा पीप हो जाती है, 20 से ज़्यादा जब हो जाती है। इसके अलावा जब इंस्पिरेटरी टाइम जो होता है ना आपका वो जब आपका 1.5 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, आपकी FiO2 जो है वो FiO2 जब आपकी 0.60 से ज़्यादा हो जाती है और आप मतलब 6 टाइम से ज़्यादा सक्शनिंग कर लेते हो ना, मोर देन 6 टाइम, तो फिर आपने क्लोज सक्शनिंग पे जाना होता है। या पेशेंट आपका जो है वो
इनहेल्ड एजेंट दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड बाय द वेंटिलेटेड डिस्कनेक्शन हीलियम ऑक्सीजन। अच्छा, फिर आपने पेशेंट को असेस करना होता है फॉर हाइपर ऑक्सीजनेट। 100% आपने ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है। आपको पता है कि उसको सक्शनिंग करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको प्री ऑक्सीजनेट कर लेना होता है। 100% ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है। 30 to 60 सेकेंड के लिए आपने प्री ऑक्सीजनेट करना होता है। क्या करना है? प्री ऑक्सीजनेट। चाहे क्लोज सक्शनिंग कर रहे हो चाहे आप ओपन कर रहे हो, पेशेंट को पहले री ऑक्सीजनेट कर लेना है 30 to 60 सेकेंड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो जब उसको ऑक्सीजनेट कर लिया, फिर उसके बाद आपने कैथीटर को इंसर्ट करना होता है। दैन क्या करना है? फिर आपने प्रोसीजर में ये है कि आपने इंसर्ट करना है कैथीटर को टू प्रिवेंट दी मिकोजल ट्रोमा से प्रिवेंट करने के लिए शैलो सक्शनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। शैलो सक्शनिंग के कब करते हैं? शैलो सक्शनिंग मिकोजल ट्रोमा को प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट मिकोजल ट्रोमा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने सक्शन अप्लाई करनी है और कैथीटर को क्लियर करना है, ठीक है। आपने फिर उसके बाद जब आपने सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद क्लियर करना है, फिर उसके बाद आपने री ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को। तो ये मैं आपको लिख देती हूँ। अप्लाई करना है आपने सक्शन, फिर उसके बाद क्लियर करना है कैथीटर को, जो उसकी सिक्रीशंस होगी उसको, ठीक है। क्लियर कैथीटर, री ऑक्सीजनेट दोबारा पेशेंट को करना है, री ऑक्सीजनेट, मोनीटर करना है पेशेंट को, उसके असेस करने हैं उसके जो भी आउटकम्स होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ वाइटल्स को देखते जाना है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। सक्शनिंग जब आप करते हो ना तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं आपको पता है? हाइपोक्सीमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है या हाइपरटेंशन हो सकती है। जब आप प्री ऑक्सीजनेट नहीं करोगे तो सक्शनिंग के टाइम पे हाइपोक्सीमिया हो रहा होता है, इस वजह से तो उसको प्री ऑक्सीजनेट कर लेते हैं। तो अगर फिर भी हाइपोक्सीमिया हो रहा है, आपने उसको रोक देना और पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है, ठीक है। हाइपोटेंशन भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, ठीक है। हाइपोटेंशन भी हो सकती है और हाइपर भी हो सकती है। इसके अलावा कार्डियक डिसअरिथमिया हो सकती हैं, ठीक है। डिसअरिथमिया या एटिलेक्टेसिस हो सकती है। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है एयरवेज का कोलैप्स कर जाना। मिकोजल ट्रोमा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो सकती है लोअर एयरवे की। इसके अलावा आपको टैकीकार्डिया हो सकता है, वो हो सकता है हाइपोक्सीमिया की वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है? और अच्छा, आपका जो सक्शन टाइम है वो 15 सेकंड से कम होना चाहिए। जब आप सक्शन कर रहे होते हैं ना तो उसका जो टाइम है वो 15 सेकंड से कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रिवेंट करते हैं हम हाइपोक्सीमिया को। किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं? उसको प्री ऑक्सीजनेट कर लेते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? अच्छा, नेज़ोट्रेकियल सक्शनिंग क्या करते हैं? नेज़ोट्रेकियल सक्शनिंग में क्या करते हैं कि इसमें सिक्रीशंस होती हैं ना, नेज़ोट्रेकियल वो थी ओरो, ये नेज़ोट्रेकियल मतलब नाक के थ्रू आपने सिक्रीशंस को रिमूव कराना होता है। तो आपको पता है नाक के अंदर आपकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे नोज़ का टॉपिक भी पढ़ेंगे हम लोग, तो फिर ना वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं, नोज ब्लीड होने के, ठीक है। सिक्रीशंस इन नोज आर रिमूवेबल, ठीक है। पेशेंट इसमें वेंटिलेटेड, अगर वेंटिलेटेड पेशेंट नहीं है तो फिर ब्लीडिंग वगैरह होगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं? अच्छा, इसमें इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करेंगे? ये जैसे हम सेम एंडोट्रेकियल सेक्शन के अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वैसे ही इसके अंदर यूज़ करेंगे। नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे और इसमें हम जो है वो लाइडोकेन जेल जो है ना उसको यूज़ करेंगे। लाइडोकेन जेल जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, कैथीटर को लुब्रिकेट करती है, मतलब उसको ना लुब्रिकेट करेगी, जिसकी वजह से इजीली जो है वो हम नोज़ में इसको इंसर्ट करते हैं। और इसमें नेज़ोट्रेकियल जो सक्शनिंग करते हैं इसमें कौन कौन सी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो रिगर्जिटेशन हो जाएगी, रिगर्जिटेशन हो सकती है, या फिर गैग रिफ्लक्स हो सकता है, ठीक है, गैगिंग। इसमें इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि वो सक्शन से पहले कुछ खाना वाना ना खाएं, ठीक है, उसकी वजह से ये वॉमिट वगैरह इस तरह के हो सकते हैं। या फिर एयरवे ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है,
और उस ब्लीडिंग को भी हम जो है वो उसके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को चेक कर लेते हैं पेशेंट के अंदर सक्शन से पहले, या फिर लंग की कंटामिनेशन हो सकती है। ये मोस्टली इम्यूनोसप्रेस्ड जो पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर हो जाती है, तो इसके लिए हमने स्टीराइल और जेंटली मतलब उसको कैथीटर को इंसर्ट करना होता है, या फिर इसमें ब्रोंकोस्पाज्म होने का चांस होता है, ठीक है, या लेरेंजियोस्पाज्म भी हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म या फिर लेरेंजियोस्पाज्म हो सकता है। तो हमने जब ऐसी कोई कंडीशन होगी ना ब्रोंकोस्पाज्म होगा, तो हमने टेक्निक को स्टॉप कर देना है और ब्रोंकोडाइलेटर्स वगैरह जो होते हैं उनको यूज़ करना है। और इसके अलावा जो नेज़ोट्रेकियल एयरवे होती हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रॉमा वगैरह से, मतलब एयरवे जो है ना उसको जब यूज़ करते हैं ना उसके थ्रू जब हम सक्शनिंग करते हैं तो फिर हम ट्रॉमा वगैरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पूटम सैम्पलिंग जो होती है ना ये हम करते होते हैं, एक स्पूटम सैम्पलिंग हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा जो बैक्टीरिया है या कौन सा जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे एयरवे को, इन्फेक्ट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आइडेंटिफाई विच ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द एयरवे, हम स्पूटम सैम्पलिंग कराते हैं। तो इसके लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, इसके लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होता है, एक कप चाहिए होता है जिसमें हमने सेक्रेशंस को कलेक्ट करना होता है, एक सॉफ्ट ट्यूब चाहिए होती है उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक मतलब सॉफ्ट सी ट्यूब होती है, ठीक है, और पीछे कप लगा होता है और दूसरी साइड पे एक हार्ड सी ट्यूब होती है, और वो जो सॉफ्ट वाली होती है ना उसको हमने अटैच कर देना होता है कैथीटर के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्पूटम सैम्पलिंग करनी होती है। ये हमारा सक्शनिंग का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।